वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 95 है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर अब टेस्ट नंबर 1 से लेकर 95 है। जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में सही है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इसमें। फुल टेस्ट सीरीज से पीडीएफ फॉर्मेट से आप जुड़ सकते हो, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, निदेशक तत्व जो है न्याय के विचार योग्य हैं। निदेशक तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत विचार योग्य नहीं है। इसके विपरीत जो मूल अधिकार हैं वो विचार योग्य हैं। ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये भाग 4 में है, ये ठीक है। तो केवल 3 ही यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं। ये निदेशक तत्व न्याय के विचार योग्य नहीं है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने तथा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने की दृष्टि से सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। ये जो तत्व हैं वो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और आर्थिक समानता का समाधान करने और धन के संकेंद्रण का निवारण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 दो स्टेटमेंट वाला है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और भारत की संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय निकाय के रूप में कार्य करती है। तो दूसरा वाला करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। वो है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में निहित है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ताकि वह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य प्रजाति देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करती है। पार्थेनियम यानी गाजर घास, लेंटाना, नाइल पर्च और क्लेरियस गैरिपिनस यानी अफ्रीकी कैटफिश। ये सारी की सारी बाह्य प्रजातियां हैं और देशज जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं या उनके लिए संकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आक्रामक बाह्य प्रजातियां ऐसी गैर स्थानीय जीव प्रजातियां हैं जो सुनियोजित रूप से या गलती से प्रवेश करने पर देशज प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा देकर या उन्हें संकट में डालकर पारिस्थितिक या आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि पार्थेनियम गाजर घास हो गई, लेंटाना हो गया। आक्रामक खरपतवार हैं यानी वेडीसाइड, जो कृषि और देशज वनस्पतियों के लिए हानिकारक हैं। नाइल पर्च को विक्टोरिया झील में लाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों स्थानिक मछली की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। और क्लेरिस गैरिपिनस जो अफ्रीकी कैटफिश है, हालांकि आक्रामक है लेकिन नियामक निगरानी में है और भारत में इसका प्रसार क्षेत्र विशेष पर है। तो सारी की सारी हैं ये बाह्य आक्रामक प्रजातियां।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का उनके वैश्विक तापन क्षमता यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के आधार पर कम से ज़्यादा न्यूनतम से उच्चतम तक सही है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है कि कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक, ठीक है, गर्मी को रोकने की क्षमता रखती है। तो CO2 का जो पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो 1 है, ठीक है। इससे कहीं अधिक है मीथेन का, ठीक है। उससे कहीं अधिक है नाइट्रस ऑक्साइड का। मान लीजिए इसका 1 है तो इसका 24 होगा या 23 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का 310 है और इसका तो लगभग 24,000 है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। तो कम से ज़्यादा की ओर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ए है इसका आंसर। वैश्विक तापन क्षमता यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, यह मापती है कि कोई ग्रीन हाउस गैस निश्चित अवधि में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की तुलना में कितनी ऊष्मा रोकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 है और मीथेन यानी CH4 का है 21, ठीक है, 24 नहीं है, 21 है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O का 310 है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है लगभग 24,000 यानी 23,900। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का जो आरोही क्रम हुआ यानी कम से ज़्यादा की ओर या बढ़ता हुआ क्रम, CO2, CH4, N2O और SF6। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित में से कौन से थे? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एजेंडा 21। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के प्रमुख परिणाम, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, जैव विविधता पर अभिसमय, एजेंडा 21। सारे के सारे हैं ये 1 2 3। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, जिसे औपचारिक रूप से पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के रूप में जाना जाता है, ने विभिन्न ऐतिहासिक पर्यावरणीय परिणाम उत्पन्न किए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, ये जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को सीमित करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक संधि है। और जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। और एजेंडा 21 21वीं सदी में सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। इसमें प्रत्येक सरकार द्वारा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने का आह्वान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था क्या? इसमें 17 लक्ष्य और 169 टारगेट हैं क्या? बिल्कुल, इसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट कह लीजिए या उपलक्ष्य कह लीजिए, वो हैं। तो बिल्कुल पहला दूसरा दोनों के दोनों करेक्ट है, तो बी है इसका आंसर। सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें 2030 एजेंडा के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी खत्म करने, असमानता कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ साथ एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है। ये लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। इनके तहत 169 यानी 169 जो टारगेट हैं या उपलक्ष्य कह लीजिए शामिल हैं। तो 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य या टारगेट।
क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, किसमें क्या किया गया या किसका लक्ष्य रखा गया? गरीबी उन्मूलन तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड, दूसरी पंचवर्षीय योजना में है परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी औद्योगिक धंधे हो गए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, एक से एलिमिनेट हो गए। ये है पंचवर्षीय योजना, वो सामने है उनकी प्रमुख पहल। प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरी पंचवर्षीय योजना परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड स्थापित हुआ। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है, पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? बॉम्बे योजना 1944, सर्वोदय योजना 1950, पीपल प्लान 1945, गांधीवादी योजना 1953। बॉम्बे योजना 1944 ठीक है, सर्वोदय योजना 1950, पीपल योजना 1945 ठीक है। ये गांधीवादी योजना गलत है, ये भी 1944 की है, बॉम्बे योजना के जैसे। तो योजनाएं हैं, वर्ष हैं, उद्देश्य हैं। गांधीवादी योजना 1944 की है, न कि 1953 की। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर गांवों और औद्योगिक उत्पादन के साथ एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। बॉम्बे योजना 1944, इसमें महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। सर्वोदय योजना 1950 की, इसका उद्देश्य आम जनता का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं समग्र विकास करना था। और पीपल्स प्लान 1945, इसका उद्देश्य कृषि एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर केंद्रित था। क्लियर। 10वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? ये 1990 में हुआ था, बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1990 में दो अर्थशास्त्री, एक तो थे पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब अल हक और पाकिस्तान के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की। वर्ष 1993 से इसका उपयोग जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रत्येक वर्ष एसडीआई की गणना करने और इसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पहली जो रिपोर्ट है वो 1990 में प्रकाशित हुई थी, तो बी करेक्ट हो गया। इसका लक्ष्य आर्थिकवाद, नीति और वकालत के संदर्भ में लोगों को विकास प्रक्रिया को केंद्र में रखना था। लोगों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सबसे प्रारंभ से लेकर सबसे हालिया तक उचित कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान सहकार योजना। देखिए, पोषण अभियान तो 2018 का है, ये सभी को पता होगा ये। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये है 2014 की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 और आयुष्मान सहकार सबसे नवीन है, यानी 5-6 साल पुरानी, 2020। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल स्टेट पीसीएस में बनते हैं, किसी भी स्टेट के पीसीएस में। तो 1 2 3 4 वाला ही हो गया इसमें, तो ए है इसका आंसर। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 दिसंबर 2014 की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, पोषण अभियान है मार्च 2018 और आयुष्मान सहकार अक्टूबर 2020। गिफेन गुड्स की एक विशेषता कौन सी है इनमें से? गिफेन गुड्स की एक विशेषता है मजबूत आय प्रभाव के कारण मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। सी है इसका आंसर। देखिए, गिफेन गुड्स
इन्फीरियर गुड्स की विशेष श्रेणी होती है, जहां ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव पर हावी हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये मांग के नियम का पालन नहीं करती। इनकी मांग मूल्य बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। इनकी मांग मूल्य बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। यह असामान्य व्यवहार प्रायः निम्न आय वर्ग में देखा जाता है, जहां उपभोक्ता कीमतें बढ़ने पर महंगे विकल्पों की खपत घटाकर मूलभूत खाद्य वस्तुओं की खपत बढ़ा देते हैं। तो विकल्प सी करेक्ट हो गया। उदाहरण के तौर पर ज्वार और बाजरा जैसी मोटे अनाज की फसलें मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों में। कराधान में ट्रांसफर प्राइसिंग शब्द का क्या अर्थ है? कराधान में ट्रांसफर प्राइसिंग शब्द का अर्थ है संबंधित पक्षों के बीच सीमा व्यवहार समव्यवहार जिन पर नियंत्रण हो। ठीक है, सी है इसका आंसर। संबंधित पक्षों के बीच सीमा पार समव्यवहार जिन पर नियंत्रण हो। ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग अंतर्राष्ट्रीय कराधान में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह नियंत्रित समव्यवहार यानी कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, विशेषकर उन सीमा पार सौदों पर जो संबंधित पक्षों के बीच होते हैं, यानी रिलेटेड पार्टीज के बीच होते हैं। ये संबंधित पक्ष न केवल एक ही कॉरपोरेट समूह की इकाइयां होती हैं, बल्कि इसमें वे भी शामिल हैं जिनके बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जैसे शेयर होल्डिंग या निदेशक मंडल पर प्रभाव के माध्यम से। तो सी करेक्ट हो गया। इसमें 15 प्रश्न एडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे से कंटिन्यू कर लेंगे 16 टू लेकर 30 तक, क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, मतलब मिक्स चल रहा है। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी प्रत्यक्ष कर नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इनकम टैक्स या आयकर डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा एसटीटी वो भी डायरेक्ट टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। प्रतिभूति लेन देन कर डायरेक्ट टैक्स है। न्यूनतम वैकल्पिक कर डायरेक्ट टैक्स है। अनुषंगी लाभ कर डायरेक्ट टैक्स है। नहीं कौन सा है? डी नहीं है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स वह कर है जिसे व्यक्ति अथवा संस्था सीधे सरकार को चुकाती है, बिना किसी बिचौलियों के। यह आय, लाभ अथवा विशेष संव्यवहार पर लगाया जाता है और इसे दूसरों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। और भारत की जो टैक्स स्लैब है वो बहुत बर्बाद है, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं वर्तमान में। तो देखिए, आयकर इनकम टैक्स व्यक्ति और संस्थाओं की वार्षिक आय पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनियों के लाभ पर लगने वाला कर है। पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति, शेयर या म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगता है। उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स एक निश्चित सीमा से अधिक की संपत्ति यानी उपहार में मिलने पर लगता है। तो प्रतिभूति संव्यवहार कर यानी एसटीटी बहुत बढ़ा दिया था ये निर्मला सीतारमन ने इस बार। यह प्रत्यक्ष कर है जो शेयर बाजार में व्यापार की जा रही प्रतिभूतियों के मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, बेचारे ट्रेडर्स परेशान हो रखे हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट, इसका उद्देश्य उन कंपनियों को कर जाल में लाना है जो वैधानिक छूटों का उपयोग कर सामान्य कॉरपोरेट कर से बच जाती है। और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। यह नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिए गए परिलाभों जैसे कि कार, आवास या यात्रा के मूल्य पर चुकाया जाने वाला कर है। दूसरी ओर देखें तो सीमा शुल्क को यानी कस्टम ड्यूटी, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है, जो देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे कि आईफोन आप खरीदते हो, इसका बोझ सामान्य उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमतों के रूप में डाला जाता है। ठीक है, पिसेगा भारतीय ही, उसमें भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास।
15वां प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। उन्हें कार्यपालिका के किसी भी साधारण आदेश के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 19 को केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल, कार्यपालिका के किसी साधारण आदेश के द्वारा तो निलंबित हो नहीं सकते मूल अधिकार। करेक्ट है, दूसरा वाला भी पहला वाला भी, दोनों के दोनों सही है, डी है इसका आंसर। देखिए, मूल अधिकारों को कार्यपालिका के किसी भी साधारण आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों में ही निलंबित किया जा सकता है, जिनमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या अनुच्छेद 334 के तहत मार्शल लॉ जैसी स्थितियां शामिल हैं। तो करेक्ट है पहला। अनुच्छेद 19 जिसके अंतर्गत वाक्य सम्मेलन और आवागमन जैसी स्वतंत्रताओं की गारंटी है, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, यह अपवाद स्पष्ट रूप से घरेलू आपात स्थितियों के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा करेक्ट है। तो 15 प्रश्न एडेड थे, इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से, जिसको वीडियो देखने की आदत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी 16 से लेकर 35 तक कम से कम 20 क्वेश्चन एडेड करेंगे या 40 तक। चलिए।